So in last video we have seen about wool from different varieties of sheep, camel, goat, rabbit. So now we will see the wool production. So before proceeding further, you should know the meaning of the following. Fleece, woolen coat of an animal. Woolen का एक कोट रहता है एनिमल के ऊपर, उसका जो बॉडी के ऊपर. नेक्स्ट फिलामेंट, अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. लॉन्ग थ्रेड मीन्स, थ्रेड मतलब एक धागा के जैसे, एक पतला धागा का स्ट्रक्चर. Wool production involves following process. First, it starts with shearing, then scouring, grading or shorting, dyeing, drying and making of yarn. तो ये सारा प्रोसेस है wool production करने के लिए. So now we will start with first step of wool production, shearing. The process of removal of the fleece from an animal is called shearing. Fleece, which I have already described, a woolen coat of an animal. Woolen coat, एनिमल के ऊपर एक वुल का कोट रहता है, उसको हम फ्लीश बोलते हैं. तो इसका जो प्रोसेस है हम वो पढ़ेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को हम करते हैं. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ स्प्रिंग, साल में एक बार ये होता है, स्प्रिंग. यस. सो दिस प्रोसेस स्टार्ट एनुअली ओनली इन वन सीजन, summer or spring. Shearing is done with a manual razor and blade or with a special clipper. Just as we cut our hair, it does not get hurt. Shearing also does not hurt the sheep. It's actually remove the heavy woolen coat that are not required during the summer. सो शेयरिंग जो है वो साल में एक ही बार होता है, स्प्रिंग या समर सीजन में होता है. और इसको हम ब्लेड से या फिर रेज़र से करते हैं. जैसे हम अपना हेयर कट करते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है, वैसे ही जब शिप का हेयर हम रिमूव करते हैं तो उसको भी दर्द नहीं होता है. वाई? क्योंकि उसका जो अपर पार्ट ऑफ द स्किन होता है वो डेथ होता है. तो इसको ड्यूरिंग समर किया जाता है क्योंकि उस टाइम वुलन कोट का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए. नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट इज द स्काउरिंग. The process of removing dirt, dust and grease from the sheared hair is called scouring. So in the scouring process, dirt and dust are removed with the help of a machine that has to be removed in order to process. So dirt, dust को हटाया जाता है इस प्रोसेस में, गंदगी को साफ किया जाता है और वूल को एक अलग टेक्सचर दिया जाता है. Next process start is grading or shorting. In this process, the wool is shorted on the basis of their length, color, texture and the ease with which they can be dyed. ये प्रोसेस में उनके कलर के हिसाब से, उनके लेंथ के हिसाब से और वो जल्दी कैसे डाई हो जाए, कलर आ जाए उसमें, तो इस तरीके से उसको अलग अलग किया जाता है. तो ये प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेडिंग और शॉर्टिंग. Next process is dyeing. In this process, the natural color of fleece is white, brown or black. Though the sheared wool is dyed in different colors. तो फ्लीश का जो कलर होता है वो वाइट, ब्राउन या ब्लैक होता है, ये उसका नेचुरल कलर होता है. तो उसको जब हम शेयर करते हैं, शेयर्ड करने के बाद उसको डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है. In this drying process, containers of wool are put through a rollers where they are squeezed and as much as water as possible it is taken out. Then the wool is weighed and packed into bales. सो फिर ये क्या होता है, उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं. जैसे हम अपने कपड़े को स्क्वीज़ करके धूप में सुखाते हैं, वैसे ही ये वूल को वो धूप में सुखाया जाता है और फिर उसको पैक किया जाता है. फिर उसको पैक करके उसको वेट करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए मिल में भेजा जाता है. ये इसका प्रोसेस. सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस इज मेकिंग ऑफ यार्न. इन दिस प्रोसेस फ्लीश इज वूवन इनटू यार्न. तो फ्लीश को अब क्या करना है, उसको यार्न बनाना है, बॉल ऑफ वूल बनाना है उसको. तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द शिप are sheared to remove the fleece
पहले उसको शेयर करके उसको निकाल देंगे फ्लिश, फिर उसको हम क्या करेंगे, डर्ट और डस्ट को रिमूव करेंगे। देन आफ्टर दैट फ्लिश इज डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। जब कलर में उसको डाई कर देंगे, फिर उसके बाद ग्रेडिंग मशीन से उसको उसका जो कोम होगा उसको लूज किया जाएगा। तो ग्रेडिंग मशीन से जो है हम कोम करेंगे और लूज करेंगे वुल फाइबर को इनटू अ थीन शीट, एक पतला शीट जैसा हम उसको वूव करेंगे। देन फ्लिश इज बेल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद वो मिल में जाएगा, वहाँ पे जाके मिल में शीट ट्विस्टेड इनटू रोप। सो नेक्स्ट आ गया शीट आर ट्विस्टेड इनटू अ रोप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्लीवर। फिर उसको रोप को रस्सी जैसा उसको बनाते हैं। नाउ एज इट बिकम स्लीवर, तो स्लीवर को जो रस्सी जैसा हो गया है उसको हम स्ट्रेच करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे इनटू यार्न्स। फिर उसके बाद उसका बॉल बनाएंगे वुल का। नाउ आई विल शो यू अ शॉर्ट वीडियो where wool production, all the steps will be involved: shearing, scoring, drying, all. Processes involved in rearing and breeding of sheep to obtain fibers of wool. Sheep are domestic animals which are mostly reared for wool and meat. When the fleece or hair of sheep grows long, they are cut and wool is made from them. The first step of obtaining wool from sheep is called breeding and rearing. The fiber is then processed into wool, which is used for knitting sweaters or weaving shawls. The processing of fiber into wool involves the following steps. The fleece of sheep is removed along with a layer of its skin. It is normally done in hot weather, so that the sheep can survive without its fur coat. It is not surprising that the sheep does not get hurt while it is sheared. This is so because the uppermost layer of its skin is dead. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. After scouring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. Burrs are small fluffy fibers that are separated from the hair. These fibers are again scoured and dried. The obtained wool is now ready to be drawn into fibers. Fibers are then dyed in various colors. Fibers obtained are then straightened, combed and rolled into yarns. These yarns are then used to make fabrics. Health hazard in the wool industry. Hazard means dangerous. So health of the workers are dangerous in the wool industry when they work or when they short the wool were infected by a bacteria. So that bacteria cause a disease, fatal disease. Fatal means they are deadly disease that are called as anthrax, also known as shorter's disease. So the bacteria are found in the wool and contaminated the sheep and can enter the human body through the inhaled air. So nowadays for this disease a vaccine has been, इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी वैक्सीन आ गया है। सो वैक्सीन का यूज़ करते हैं और लोग इस डिजीज़ से कम बीमार पड़ते हैं। सो ये डिज़ीज़ मेनली होता है जब वुल को हटाया जाता है, अलग अलग किया जाता है, वर्कर्स उसको अलग अलग करते हैं तो उनमें ये इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, जो कि बहुत बहुत डेंजर। सिल्क इज़ again an animal fiber produced by silkworm. Silk fiber are soft and lustrous. Lustrous means shiny. सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो कि सिल्कवॉर्म से मिलता है हमको, एंड ये बहुत सॉफ्ट और शाइनी होता है, लस्चरस होता है। अब आता है लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क। तो ये सिल्क मॉथ क्या है? सिल्क मिलता है। सिल्क तो इसका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? फीमेल मॉथ, फीमेल बटरफ्लाई जो एग 300 to 400 एग्स एट अ टाइम, एक टाइम में 300 से 400 एग वो देती है। तो एग्स आर हैच, एग्स जब निकलता है तो उसके अंदर से दैट
एंड द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म इमर्जेस, वहाँ से वो कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म निकलता है। इस स्टेज को बोला जाता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द लार्वा स्टेज। तो सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन द मलबरी लीव्स, तो सिल्कवॉर्म क्या खाते हैं, सिल्कवॉर्म मलबरी लीव्स के पत्ते को खाते हैं। Silkworm secretes fine filament from 2 glands on its head. Fine filament means a long thin thread-like structure. तो silkworm, now the filament are made up of protein. ये जो filament बनता है thread का, इसमें मैक्सिमम प्रोटीन रहता है एंड हार्डन्स टू फॉर्म द सिल्क। ये अगर हम लोग उसको फिर टाइट कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और इसके वजह से जो है हम सिल्क फाइबर हमको मिलता है। नाउ सिल्कवॉर्म डिपॉजिट फिलामेंट इन लेयर्स अराउंड इट्स बॉडी, तो उसके बॉडी के अराउंड एक लेयर्स हो जाता है फिलामेंट का, थ्रू विच फिगर ऑफ 8 मूवमेंट ऑफ द हेड यू कैन सी फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर। तो उसमें से एक स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर का नाम होता है कोकून। तो सिल्कवॉर्म टेक्स हाउ मेनी डेज, 3 to 7 days to prepare the cocoon, formed by about 20 to 39 concentric cycle of a single thread. That means cocoon के ऊपर एक concentric 20 to 39 layers बन जाते हैं, उससे एक single thread बनता है। Now you can see in this diagram, inside the cocoon silkworm entered the second stage. तो first stage हमारा हो गया, now comes the second stage of the life cycle of a moth. Second stage को हम क्या बोलते हैं, second stage को हम बोलते हैं pupa. So this is the second stage. Then third and the final stage to become the adult moth. फिर उसके बाद adult moth means वो एक butterfly का रूप ले लेता है, ठीक है। तो सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। सो स्टूडेंट्स, सिल्क थ्रेड हमको कहाँ से मिलता है, हमको कोकून से मिलता है, कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म से मिलता है। नेक्स्ट कम सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। सो सेरीकल्चर में क्या होता है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द सेरीकल्चर प्रोसेस। फर्स्ट, हेल्दीएस्ट मॉथ आर चूजन फॉर ब्रीडिंग। सो हेल्दीएस्ट मॉथ हम लेते हैं जो कि बहुत स्वस्थ होता है एंड दे कैन ले एग्स। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब एग कर देते हैं तो उसके बाद इट इन्वॉल्व्स वॉशिंग, उसको अच्छा से साफ किया जाता है। द सिल्कवॉर्म एग, देन दे आर स्टोर्ड। एग हैचेस वंस इन ईयर, साल में एक ही बार एग जो है हैच होता है, टूट के निकलता है, वो टाइम होता है स्प्रिंग का। जैसे ही वो एग ले करते हैं तो लार्वा आर स्प्रेड आउट ऑन अ ट्रे टू ग्रो। तो लार्वा को हम स्प्रे कर देते हैं, तो ये लार्वा जो है वंस इमर्ज होता है एंड फीड करता है किसमें, मलबरी लीव्स को वो खाते हैं। सो दे कंटिन्यू टू फीड द मलबरी लीव्स फॉर 20 to 35 डेज तक वो उसको खाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, 35 डेज तक उसके बाद स्टार्ट स्पिनिंग अ कोकून। उसमें कोकून मतलब एक फाइन फिलामेंट जैसा, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, वो राउंड सर्कल जैसा बन जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स 3 to 7 days टू कंप्लीट। आफ्टर विच कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर, अभी उसको हॉट वाटर में डालते हैं। दिस किल्स द वर्म एंड लूजन द फिलामेंट, और फिलामेंट को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ये फिलामेंट आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून। सो फिलामेंट को जो हम निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, कोकून से निकालते उसको बोलते हैं रीलिंग और फिलेचर। सो फिलामेंट फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर ट्विस्टेड, एक साथ उसको ट्विस्ट करते हैं टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज वुंड ऑन अ रील। सो फिगर में भी आप देख सकते हो कि वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड इज पास थ्रू एन आईलेट। आईलेट मतलब जैसे सुई होता है, सुई के अंदर से थ्रेड निकलता है, इन द सेम वे फिर उसको रील किया जाता है व्हील के ऊपर। तो आइए देख सकते हो इन द फिगर। तो सिंगल फिलामेंट आर वॉश्ड, ड्राइड, ट्विस्टेड टू फॉर्म द यार्न। देन उसके बाद थ्रेड आर देन डाइड, उसको सुखाते हैं, फिर वो सिल्क फैब्रिक में जाता है। लेट मी शो यू वन ऑफ द वीडियो ऑफ सेरीकल्चर एंड इट्स प्रोसेस। सो लेट्स सी द वीडियो। Sericulture. In this module, you will learn about sericulture. Silk is a fabric
with an attractive luster and drape. Called the Queen of Fibers, it is used not only to make beautiful clothing but also for upholstery and soft furnishings such as curtains, cushions and wall coverings. Silk is produced naturally by larva of silk moth. The best variety of silk is obtained from the larva of the silk moth, Bombyx mori. The practice of rearing silkworms in captivity to produce silk on a large scale is called sericulture. Sericulture starts with laying of eggs by the silk moth. The adult yellowish-white female moth lays pinhead-sized, slightly yellowish eggs on a special paper set out by the silk farmer. The eggs are uniformly spread on egg frames and then covered with tissue paper and an outer frame. These frames are kept in an incubation chamber for about 20 days where they hatch due to the warmth. After 20 days, egg frames are taken out, kept on a tray and opened. In these 20 days, eggs hatch into about half a centimeter long black larvae. These egg frames having larvae are then covered with fresh mulberry leaves by the silk farmer. The larvae then crawl out of the egg frames and feed on the mulberry leaves day and night for 4 to 6 weeks and grow into an adult larvae. After approximately 6 weeks, the adult larvae stop feeding. Farmers transfer these larvae to mountages. Each larva then produces a single continuous silken thread and wraps this thread around itself to form a protective case called a cocoon. The cocoon formation completes in 3 days. The larva first changes into a pupa and then into an adult silk moth which breaks the thread of the cocoon and comes out of it. Since the silk thread of the cocoons is damaged by the silk moth while coming out, silk farmers usually kill them by putting 10-day-old cocoons into hot water. The hot water also loosens the long silken threads of the cocoons. Loosened threads from several cocoons are then wound into yarns to make strong threads which are woven into cloth. In this module you have learnt sericulture is the practice of rearing silkworms to produce silk on a large scale. Sericulture involves the following steps: laying of eggs by silk moths, hatching of eggs into larvae, formation of adult larvae, formation of cocoons, and extraction of silk threads. So there are different varieties of silk moth which feed on different plants. So they produce a silk of different quality and texture. So you can see in the picture Tassar silk, Munga silk and Kosa silk. These are the variety of silk. So China is the largest producer of silk and India is the second largest producer of silk. So sometime what happen, artificial silk are sold as a natural silk, ऐसे भी होता है. So the difference between the two can be found by burning. हम उसको जला के burn करके देख सकते हैं. A piece of fabric. आर्टिफिशियल सिल्क को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, स्मेल्स लाइक अ बर्निंग पेपर. उसका स्मेल लगेगा कि बर्निंग पेपर का है. दैट मीन्स उसमें प्लांट फाइबर यूज़ किया गया है. या तो वो मेल्ट कर जाएगा एंड फॉर्म छोटा छोटा बीड्स जैसा हो जाएगा. इफ़ इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, जब वो मेल्ट कर जाएगा इसका मतलब ये है कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है. अगर ये नेचुरल सिल्क है, जब हम उसको बर्न करेंगे, स्मेल्स लाइक अ बर्निंग हेयर. हेयर जब जल जाता है वैसा स्मेल होगा. नाउ आई विल शो यू वन ऑफ द एक्टिविटी वेयर यू कैन ऑब्जर्व द नेचुरल सिल्क एंड द आर्टिफिशियल सिल्क और सिंथेटिक फाइबर. So let's see the activity. Difference between natural and synthetic fiber. In this module, you will learn to differentiate natural fiber from synthetic fiber. We all wear warm woolen clothes in winter. Wool is available in two main varieties, natural and synthetic. Similarly, silk is also available in natural and synthetic forms. Natural and synthetic varieties of wool and silk
can be identified. How? Let us learn through an activity. For this activity, we need spirit lamp. Few pieces of fabrics made of natural and synthetic silk. Along with these, we also need natural and synthetic wool. Let us start the activity. Take the sample of natural wool, bring it to the flame of spirit lamp and let it burn. Observe the burning wool carefully. You will see that it burns with small and flickering flame and produces little smoke. Also in flame, it sizzles and curls. Take it out of the flame. You can see that the wool ceases to burn. It also smells during burning. This smell is like the smell of burning feather or hair. Look at the ash. It is crisp, irregular shaped and can be crushed easily. Now burn the synthetic wool. The synthetic wool curls away and melts on burning, leaving a hard lump. Its burning smell does not match with that of burning feather or hair. Now we'll burn natural silk. It burns with little smoke and no flame. When removed away from flame, it continues to burn but with difficulty and ultimately extinguishes. The smell of burning natural silk is like that of burning feathers or hair, but it is less intense than wool. The ash is round, crispy, shiny black beads and can be crushed easily. At last, burn a synthetic silk fiber. The synthetic silk also produces molten lump as in case of synthetic wool. In this module, you've learned to differentiate natural fibers and synthetic fibers. So now students, we have learned many things regarding the silk fabric or silk fiber. So now health hazard related to this sericulture. So what are the health hazard? Student, hazard means, now you can answer me, yes, it is dangerous. So फर्स्ट हैज़ार्ड इज़ हैंडलिंग द डेड वर्म्स. जब वो हैंडल करते हैं डेड वर्म को खाली हाथ से बिना ग्लव्स पहने, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फेक्शन एंड इलनेस. तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से उनको दर्द होता है, क्योंकि वो अपना हाथ डायरेक्टली जो है गर्म पानी में डालते हैं ताकि वो फील कर सके कि इसमें से जो थ्रेड है वो लूज़ हो गया है या नहीं. सो दिस कॉज ब्लिस्टर. तो उनके हाथों में ब्लिस्टर हो जाता है, इंजरीज हो जाता है, छोटा छोटा इन्फेक्शन जैसा उनके हाथों में हो जाता है. और वो कंटिन्यूसली 12 to 16 आवर्स तक वो खड़े रहते हैं, मतलब 12 से 16 घंटा वो खड़े होके ये काम करते हैं. और इसलिए उनको बैकएक हो जाता है, हेल्थ उनका ख़राब हो जाता है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, विजन अच्छा से वो देख नहीं पाते हैं. उसके बाद वेपर जो उसमें से कोकून के अंदर से निकलता है, क्योंकि वहाँ पे डीजल यूज़ होता है, फ्यूम के अंदर से जो फ्यूम्स निकलता है, तो उसके लिए हमको रेस्पिरेटरी मतलब हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उससे रिलेटेड डिजीज़ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस हो जाता है. देन द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कंटिन्यूस एक्सपोजर. तो मशीन के अंदर से कंटिन्यूसली नॉइज़ आता है, तो नॉइज़ के वजह से हेयरिंग डिसऑर्डर, मतलब हम सुन भी नहीं पाते अच्छा से. Now as we have studied all the types, now I want to recall some these or what we learnt. So first we learned the shearing, scouring, grading, dyeing, drying. What are these? These are types of wool production. Then we learnt about stages of wool production. Silk is obtained from cocoon of the silkworm. We have seen through sericulture. The silk thread takes 3 to 7 days to make the cocoon and form 20 to 39 concentric layers of silk thread. Then we have seen the health hazard associated with sericulture such as respiratory problems and skin infection are the major cause due to this type of production. Now students, I will ask you some of the question. Let me see, can you give me the proper answer or not? So give one reason for the following. Sheep are shown in spring or summer month. So can you give me the reason why they are shown? Because yes, by removing the sheep hair, the woolen coat
they do not require in the summer. Give me the next question answer. Workers who short wool often suffer from anthrax. So what is that? Give reason. Anthrax causing bacteria that are found in the wool of contaminated ship can enter the human body when they inhale the air. एयर जब वो इनहेल करते हैं तब उनके अंदर ये चला जाता है, इसलिए उनको ये पर्टिकुलर डिजीज से वो सफ़र करते हैं. Now third question, cocoons of silkworm are put in hot water. So why they are put in hot water? Give reason. Yes, this kill the worm and loosen the filament. ओके वो हमको मार देता है और उसको वो फिलामेंट को धीरे धीरे वो लूज कर देता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हैंडलिंग ऑफ डेड वर्म विद बेयर हैंड कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड इलनेस. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो वर्कर्स जनरली नीड टू डिप देयर बेयर हैंड्स इनटू द हॉट वाटर एंड जज बाय टचिंग द फिलामेंट ऑफ द सिल्क हैव लूजन इनफ और नॉट. वो लूज हो गया है कि नहीं. सो दिस कॉज. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, people involved in sericulture are risk of developing asthma and bronchitis. Again, it is why they form bronchitis, because of the vapor from the boiling of cocoons and the diesel fumes from the machine. मशीन चलता है, मशीन कैसे चलेगा बिना डीजल के? तो उसकी वजह से डीजल से वो फ्यूम्स आता है, उसके वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है एंड सो कॉज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. वी हैव कंप्लीटेड द होल पोर्शन. नाउ योर वर्क इज टू read the chapter or listen the video which I have showed you. So you make yourself understand. Self study is the most important thing. So nowadays you know that problem is there, so we can't come out of the house. So in house we should stay safe and we should learn by our own self assessment. So if any problem you can contact me, okay, and question answers only you have to write in your FNB